जो है ना वो आपकी फेडरल की बुक में तो अभी नहीं है, पहले था। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ ही जाऊँगा जो मिलते-जुलते हों, जो कॉमन्स हैं। सबसे पहले देखो एग ऑफ हैन इज़ पॉलीलिसिथल। मुर्गी का जो अंडा होता है मुर्गी के अंडे को हम कहते हैं लिसिथल। देखो पॉलीलिसिथल एग हम किसको कहते हैं? ऐसे एग्स को हम पॉलीलिसिथल एग कहते हैं जिसमें यॉक की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें ज़र्दी ज़्यादा होती है, तो ऐसे अंडों को हम क्या कहते हैं? पॉलीलिसिथल एग। जैसे ये अंडा है, अब इस अंडे के अंदर ज़र्दी बहुत ज़्यादा है देखो। तो ये अंडे क्या कहलाते हैं? ऐसे अंडे कहलाते हैं पॉलीलिसिथल एग। क्योंकि कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जिनमें ज़र्दी कम होती है। एनिमल्स के अंदर भी एग हो दूसरे जो होते हैं, मैमल्स में भी होते हैं, लेकिन उनमें यॉक या तो होती नहीं है या कम होती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो पूरा अंडा है। अब इसके अंडे अंडे के अंदर जहाँ से बच्चा बनता है जो प्रोटोप्लाज़्म है, अंडे के अंदर जो प्रोटोप्लाज़्म जहाँ पर ज़ायगोट बनेगा, तो कहता है कि प्रोटोप्लाज़्म इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क। यानी प्रोटोप्लाज़्म जो है वो कहाँ होता है? एक स्मॉल एरिया इस जगह पर। एक ये स्मॉल एरिया है जहाँ पर प्रोटोप्लाज़्म होता है इस अंडे का। अंडे का असल जो सेल है, यानी अंडे के अंदर जो असल सेल है, जो प्रोटोप्लाज़्म जहाँ से डेवलपमेंट होगी, वो कहाँ पर मौजूद है? वो मौजूद है किसके ऊपर? एक स्मॉल एरिया में मौजूद होता है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं जहाँ पर प्रोटोप्लाज़्म मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। और ये किस तरफ होता है? इट लाई टुवर्ड एनिमल पोल। एनिमल पोल किसको कहते हैं? अंडे का वो एरिया जहाँ पर ज़र्दी ज़्यादा होती है उसे वेजिटल पोल कहते हैं। जहाँ ज़र्दी ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। और जहाँ ज़र्दी थोड़ी कम होती है तो उसे कहते हैं एनिमल पोल। तो ये देखो यहाँ ज़र्दी कम है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एनिमल पोल। तो ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहाँ पर मौजूद होती है? ये मौजूद होती है ब्लास्टोड जो है वो एनिमल पोल की तरफ। अब मुर्गी के अंडे के अंदर अगर हम देखें कि जो मुर्गी होती है, देखो जो मुर्गी है, मुर्गी के अंदर एक ओवरी होती है। ह्यूमन पे तो 2 एक ओवरी होती है, उसके बाद ये ओविडक्ट हो गया, ओविडक्ट के बाद ये शेल ग्लैंड। अब क्या होता है जब ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है, ओवरी से जब अंडा रिलीज़ होता है तो इसमें क्या होती है, इसमें यॉक होती है। सेकेंडरी oocyst की शक्ल में रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyst का मतलब यहाँ आपने पता है ना कि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के अंदर जब बनते हैं सेल्स तो पहले डायरेक्ट oocyst नहीं बनता, पहले सेकेंडरी oocyst बनता है, वो बाद में डिवाइड होता है। उससे सेकेंडरी oocyst डिवाइड हो जाता है ओवम में और उसके बाद वो क्या पोलर सेल्स के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इतना ज्यादा। बस आप ये समझ लें कि जब इससे अंडा रिलीज होता है तो उसमें यॉक होती है और यॉक के ऊपर क्या होती है? ब्लास्टोडिस्क होती है। फिर ये अंडा जो है वो एग जो होता है वो मैच्योर जो होता है वो कहाँ पर आकर होता है? वो होता है ओविडक्ट के अंदर आकर मैच्योर। ये अंडा कहाँ आ जाता है? ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। ओविडक्ट के भी कौन से वाले पार्ट में? टर्मिनल पार्ट में, यानी लास्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर आ जाता है। जब ये टर्मिनल पार्ट में आ जाता है तो यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अब आपने ये भी याद रखना है कि मुर्गी की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, यानी बॉडी के अंदर होती है। अब मेल के स्पर्म यहाँ पर जाएंगे और मेल के स्पर्म इस एग के प्रोटोप्लाज्म के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये यहाँ पर अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, अंडा जब यहाँ से गुजरता है फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से गुजरेगा शेल मेम्ब्रेन से। यानी जैसे मैं इसको अंडे को बाहर बना दूं, ये अंडा है, ये एक एग है। एग के ऊपर ज्यादातर शुरू में तो ये जर्दी होती है जब वो ओवरी से रिलीज होता है। और उसके ऊपर है, यहाँ पर ये है ब्लास्टोडिस्क, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं जर्मिनल डिस्क। अब ओविडक्ट से जब गुजरता है तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और क्या होता है कि इसके ऊपर द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्यूरिंग वे थ्रू द ओविडक्ट इज कवर्ड बाय एल्ब्यूमिन आउटसाइड द वाइट्रीलाइन मेम्ब्रेन। अब देखो सबसे पहले तो क्या होता है, इस अंडे के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको इसको तो मैं कह देता हूँ वाइट्रीलाइन मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर इसके चढ़ी हुई है मेम्ब्रेन, इसको क्या कह रहे हैं? वाइट्रीलाइन मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा क्या कहता है, जब ये ओविडक्ट से इसका जब ये ओविडक्ट से गुजर रहा होता है ना, यहाँ से गुजर रहा होता है, तो उसी दौरान क्या होता है? उसी दौरान इसके ऊपर ये किससे कवर हो जाता है? ये कवर्ड हो जाता है एल्ब्यूमिन से। एल्ब्यूमिन किसको कहते हैं? अंडे की जो सफेदी होती है, ऐसे इसके ऊपर क्या चढ़ जाती है? अंडे की सफेदी।
जिसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ पर चढ़ जाती है, जब ये ओविडक्ट से ही गुजर रहा होता है, फर्टिलाइजेशन जहां पर होती है उसी वक्त इसके ऊपर एल्ब्यूमिन भी चढ़ जाती है, यानी सफेदी भी। किसके ऊपर, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के ऊपर फ्री क्या होती है, ये एल्ब्यूमिन होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये यहां से गुजरता है, किससे, ओविडक्ट के आगे जो ये एक और जो पोर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं इसका शेल, जहां पर जो है इसको इसको एक तरीके से जो है वो हम ये भी कह सकते हैं, एक ये वाली जगह जो होती है इसकी, एक तरीके से जैसे यूट्रस होता है ना ह्यूमन में, इस तरह से ये वाली जो जगह होती है जिसको हम शेल ग्लैंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, शेल ग्लैंड। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पर सबसे पहले तो इसके ऊपर दो जो हैं वो क्या चढ़ती हैं, इस एल्ब्यूमिन के ऊपर भी जो है वो आउट साइड ऑफ द एल्ब्यूमिन देयर आर टू शेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसके ऊपर क्या चढ़ी हुई होती हैं, इसके ऊपर चढ़ती हैं दो शेल मेम्ब्रेन, एक शेल मेम्ब्रेन ये हो गई और दूसरी शेल मेम्ब्रेन ये हो गई। यानी एल्ब्यूमिन के ऊपर भी जो है वो क्या चढ़ती हैं, टू shell membrane. There are two shell membrane and hard porous proteinous calcareous shell. ये दो shell membrane हो गई और shell membrane के ऊपर एक hard porous calcareous shell यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ प्रोटीनियस जो है इसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक शेल खोल। अंडे के ऊपर जो सफेद रंग का होता है ना, व्हाइट कलर का, वो जो थोड़ा हार्ड होता है दूसरे, वो क्या होता है, वो बेसिकली इसका शेल होता है। और वो शेल जो होता है इसमें प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और इस शेल में अगर थोड़ा गौर से देखो इसमें छोटे-छोटे पोर्स भी होते हैं। इस शेल के अंदर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं ऐसे, छोटे-छोटे पोर्स या सुराख होते हैं ऐसे। सही है ना? अब क्या होता है कि ये जो शेल है, अब देखो ऐसी ऐसे तरतीब याद रख लो, शेल के नीचे शेल मेम्ब्रेन, शेल मेम्ब्रेन के नीचे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के नीचे व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर क्या है, यॉक, और यॉक के ऊपर ये जर्मिनल डिस्क। और यही जब स्पर्म इसके साथ मिलता है तो यही इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम जाइगोट कहेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद मुर्गी क्या दे देती है, मुर्गी अंडा दे देती है। अब क्या होता है, जब मुर्गी अंडा दे देती है तो उसके बाद अंडे के अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, uh, उसको the further process of development require a fertilized egg to keep in a 36 to 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी फर्दर जो डेवलपमेंट होगी उसमें आपको एग को जो है वो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, तब उसमें डेवलपमेंट होगी। और उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा है, ये इंक्यूबेटिंग टेम्परेचर है। ये चाहे तो मुर्गी अंडों को अपने नीचे रखकर ये टेम्परेचर अपनी बॉडी से दे सकती है, चाहो तो आप एक इंक्यूबेटर मशीन के जरिए ये टेम्परेचर दे सकते हो। इतने टेम्परेचर पे रखने के बाद हैचिंग, यानी अंडे से बच्चे निकलने को हम कहते हैं हैचिंग। हैचिंग जो होगी वो कौन से दिन होगी, 21st डे, 21वें दिन जो है अंडे से बच्चा निकल जाता है। चलो यहाँ तक तो बात हो गई हमने। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन सी हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज आपकी बुक में बताई है वो है क्लेवेज। और क्लेवेज याद रखिएगा, डेवलपमेंट की स्टेजेस में ये सिर्फ हैन के अंदर ही नहीं है, ह्यूमन के अंदर भी और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें सब में क्या होती है, क्लेवेज होती है। अब क्लेवेज बेसिकली कहते किसको हैं, आपको इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्ली डिवीजन ऑफ जायगोट, अर्ली डिवीजन ऑफ जायगोट। जब जायगोट अर्ली डिवाइड होता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक जायगोट है, 2n होता है ना जायगोट। अब ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बना है, 2 से 4 सेल बने। अब ये जायगोट की जो अर्ली डिवीजन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेवेज, यानी सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अब देखें यहाँ क्लेवेज में मियोसिस नहीं होगी, यहाँ क्या होगी, माइटोसिस होगी। रिपीटेड डिवीजन जब होगी फर्टिलाइज ओवम में, तो उस फर्टिलाइज ओवम, जायगोट के लिए दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप फर्टिलाइज ओवम भी कह सकते हो, किसको, जायगोट को। अच्छा अब देखो, कहता है द क्लेवेज इन बर्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्लास्टोडिस्क लाइंग ऑन द टॉप ऑफ यॉक टुवर्ड द एनिमल पोल ऑफ और ऑफ द जायगोट।
अब देखो कहता है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर जो क्लेवेज होती है, अब आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर ये यॉक, मिसाल के तौर पे बर्ड्स में जो है वो ये यॉक है, और यॉक के यहाँ पर जो है वो क्या है, ये ब्लास्टोडिस्क है। तो क्लेवेज कहाँ पर होगी? क्लेवेज होगी किसके अंदर? इस ब्लास्टोडिस्क में। एक तरीके से इसका बर्ड्स का जो जाइगोट है ये ब्लास्टोडिस्क ही है। पूरा का पूरा अंडा डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ क्या डिवाइड होगा, ये ब्लास्टोडिस्क के अंदर क्या होगी? क्लेवेज होगी। तो ऐसी क्लेवेज जो कहाँ पर होती है, जो क्या कहना चाहिए, सिर्फ ब्लास्टोडिस्क में होती है, तो ऐसी क्लेवेज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लेवेज। इसको डिस्क्वाइडल क्लेवेज भी कह सकते हो, या इसको आप इनकम्प्लीट क्लेवेज भी कह सकते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा अंडा तो डिवाइड नहीं हुआ ना, ऐसे पूरा का पूरा अंडा डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ डिस्क डिवाइड हुई है। तो इसको आप इनकम्प्लीट क्लेवेज भी कह सकते हो। आप इसको मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लेवेज भी कह सकते हो। अब देखो ये इनकम्प्लीट क्लेवेज जो है वो किस किस के अंदर होती है? इट डज नॉट डिवाइड द yolk ऑफ द ओवम, यानी इसके अंदर जर्दी डिवाइड नहीं होगी। ये जो जर्दी पड़ी है, ये जर्दी डिवाइड नहीं होती, यॉक जो है वो डिवाइड नहीं हो रही। ये पूरे अंडे की यॉक डिवाइड नहीं हो रही, ऐसी है। सिर्फ क्या डिवाइड हो रहा है? सिर्फ ये जो है वो ब्लास्टोडिस्क डिवाइड हो रही है। अब ये क्लेवेज बर्ड्स के अंदर तो होती है, बर्ड्स के अलावा किस में होती है? फिश में भी होती है, रेप्टाइल में भी होती है। और इस क्लेवेज को आप क्या कह सकते हो? क्या कौन से नाम इस्तेमाल कर सकते हो? डिस्क्वाइडल क्लेवेज भी कह सकते हो, इनकम्प्लीट क्लेवेज भी कह सकते हो, और मीरोब्लास्टिक क्लेवेज भी इसको कह सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अ, पूरे को पूरा अंडा इसमें डिवाइड नहीं होता। अब इसके बाद देखो क्लेवेज के हवाले से एक दो पॉइंट और याद कर लो, कि जो क्लेवेज होती है, मिसाल के तौर पे ये एक ब्लास्टोडिस्क है। फर्स्ट टू क्लेवेज जो हैं वो वर्टिकल होती हैं, ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे, एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल जो हैं, फर्स्ट टू क्लेवेज क्या होंगी? वर्टिकल होंगी। द थर्ड क्लेवेज अकर इन हॉरिजेंटल प्लेन पैरेलल टू द सरफेस एंड एज अ रिजल्ट, और थर्ड जो क्लेवेज होगी वो हॉरिजेंटल होगी। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से कहता है कि फर्स्ट टू क्लेवेज वर्टिकल होंगी लेकिन एट राइट एंगल। राइट एंगल कैसे? मिसाल के तौर पे देखो ये ऐसे है, जैसे ये एप्पल है, एप्पल को मैंने डिवाइड किया, एप्पल को मैंने डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया? एक मैंने इसको वर्टिकली यूं डिवाइड कर दिया, और दूसरा भी डिवाइड किया वर्टिकली, लेकिन यूं किया। एक दूसरे के राइट एंगल हो गए ना? समझ आ रही है बात? एक डिवाइड किया, एक छुरी लगाई पहले, एक तो ऐसे, यस। और दूसरी जो छुरी लगाई वो वर्टिकली लगाई मगर ऐसे लगाई। कितने टुकड़े हुए अभी? कितने टुकड़े हो जाएंगे? ऐसे ना, छुरी लगाई 4। चार ऐसे, और फिर ऐसे, लेकिन लगाई यूं वर्टिकल। और उसके बाद तीसरी जो छुरी लगाई वो उसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लगा दी, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? थर्ड जो लगाई, थर्ड क्लेवेज जो छुरी लगाई वो ऐसे लगा दी, 8। 8 हो गए। 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे। तो इसी तरीके से ये बात कर रहा है कि जो जाइगोट डिवाइड होता है, उसमें पहली फर्स्ट टू क्लेवेज जो हैं वो कैसी होंगी? वर्टिकल। और जो थर्ड क्लेवेज होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। और जो उससे सेल्स बनेंगे उन सेल्स को कहेंगे ब्लास्टोमेयर। उन सेल्स को क्या कहेंगे? जो 4 8 सेल बनेंगे वो ब्लास्टोमेयर के कहेंगे उसको। जो नए सेल्स बन रहे होंगे ऐसे बन जाएंगे सेल्स, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये सेल क्या कहलाएंगे? ब्लास्टोमेयर। उसके बाद तो क्लेवेज जो है वो रैंडमली होगी, बहुत सारे सेल बनते जाएंगे। इसमें एक साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन भी लिखा हुआ है, ये बाद में बताऊंगा साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन क्या होती है। ये पहली स्टेज हो गई। पहली स्टेज के बाद अब दूसरी स्टेज की तरफ चलते हैं, और दूसरी स्टेज है मोरूला। अब क्लेवेज में क्या क्या याद रखोगे? जाइगोट, जब अर्ली डिवीजन होती है जाइगोट की तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्लेवेज कहते हैं। और क्लेवेज जो है वो बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर, या इनमें जो रेस्ट्रिक्टेड होती है रेप्टाइल में एक स्मॉल डिस्क तक, और उसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। लेकिन ऐसी क्लेवेज को कहते हैं डिस्क्वाइडल क्लेवेज, मीरोब्लास्टिक क्लेवेज या इनकम्प्लीट क्लेवेज। पहली टू क्लेवेज वर्टिकल होंगी लेकिन एक दूसरे के राइट एंगल,
और तीसरी जो क्लेवेज होगी वो कैसी होगी, वो हॉरिजॉन्टल होगी और उसके रिजल्ट में कितने ब्लास्टोमेयर बनेंगे, उसके रिजल्ट में टोटल जो है वो 8 जो है वो ब्लास्टोमेयर बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारी क्लेवेज हो जाती हैं तो एम्ब्रियो जो है वो राउंडेड क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर, यानी एम्ब्रियो किस तरीके से लगता है, एम्ब्रियो जो है वो राउंडेड क्लोजली पैक्ड ब्लास्टोमेयर इस तरह से हो जाता है कि इस तरह से एम्ब्रियो राउंडेड होता है और क्लोजली पैक्ड बहुत सारे ब्लास्टोमेयर बन जाते हैं। ऐसे तो राउंडेड होगा, सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे तो राउंडेड है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे इलोंगेटेड सा होता है। ऊपर से हम ऐसे क्रॉस सेक्शन देखोगे तो राउंडेड है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी लगती है, जस्ट लाइक अ मलबरी, शहतूत होता है ना, शहतूत जैसा लगता है। तो इस वजह से इस स्टेज को क्या कहा गया है, मोरूला स्टेज कहा गया है। राउंडेड बॉल की तरह होता है, किससे रिजेंबल करता है, मलबेरी से। और ये स्टेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर उसके बाद फौरन ही दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है और जो दूसरी स्टेज शुरू होती है उसको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। सॉरी, स्टेज को तो कहेंगे ब्लास्ट प्रोसेस, एम्ब्रियो को उस दौरान ब्लास्टूला कहेंगे और जो ब्लास्टूला बनने का प्रोसेस है, जो इसकी स्टेज है, उसको कहेंगे ब्लास्टुलेशन। मोरूला एम्ब्रियो का नाम है, मोरूला किसको कहेंगे, एम्ब्रियो। इस स्टेज में एम्ब्रियो को मोरूला कहेंगे और मोरूला बनने के प्रोसेस को मोरुलेशन कहेंगे। अब ब्लास्टूला देखो क्या होता है, it is embryonic stage which contain a fluid filled cavity, the segmented cavity or the blastocele। अब क्या होता है कि वो जो ब्लास्टोमेयर होते हैं, ऐसे बहुत सारे ये जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स ब्लास्टोमेयर, जो कि ऐसे अरेंज होके ब्लास्टोडर्म भी बना सकते हैं, इनमें से ऐसे ये सेल्स होते हैं। पूरे पहले तो ये किसकी शक्ल में होते हैं, एक बॉल की शक्ल में होते हैं, जब हम इसको मोरूला कहते हैं। लेकिन क्या होता है, अब इस एम्ब्रियो को क्या करना होगा, इस एम्ब्रियो को जो है वो गैसेज एक्सचेंज भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो क्या होता है, इसके सेंटर के सेल, इसके सेंटर में जो सेल होते हैं वो एक साइड सरकते जाते हैं और बीच में खाली कैविटी आ जाती है, ऐसे बीच में क्या आ जाती है, खाली कैविटी आ जाती है और इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। सेगमेंटेड कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और इस दौरान जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, ब्लास्टूला। अब अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि चिक के एम्ब्रियो को कब आप ब्लास्टूला कहोगे, ब्लास्टूला होने के लिए किस चीज का होना जरूरी है, सेगमेंटेड कैविटी ब्लास्टोसील का होना जरूरी है। जब ब्लास्टोसील आती है तो आप इसको ब्लास्टूला कहते हो। इन चिक इट अपीयर व्हेन ब्लास्टोसील सेल स्प्लिट इनटू टू लेयर। अब मैं आपको बताता हूँ, चिक में ये और वाज़ा तौर पे कब नजर आती है, जब ये ब्लास्टोसील के जो सेल्स हैं, यानी ब्लास्टोडर्म जो हैं, ये जो सेल्स हैं बेसिकली, ये जब इस ब्लास्टोडर्मल सेल, ये जो सेल्स की लेयर है, इसको कहते हैं ब्लास्टोडर्मल सेल। कहता है और ज्यादा वाज़ा तौर पर नजर आती है जब ब्लास्टोडर्मल सेल दो लेयर में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे टू लेयर में टूट गए। एक लेयर ऐसे ऊपर की तरफ होगी, उस लेयर को कहेंगे एपीब्लास्ट, और एक लेयर नीचे की तरफ होगी ऐसे, और इसको कहेंगे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट मतलब ये कि इसको मैं अगर इस तरह से बता दूं आपको, ब्लास्टोडर्म जो है वो, ब्लास्टोसील में जो ब्लास्टोडर्म होती है वो टूट जाती है दो लेयर में, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। और इनके दरमियान में जो कैविटी होती है, जो वाज़ा तौर पर नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लास्टोसील। अब देखो, मैं पूरे सेल नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट लेयर बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये ऊपर ऐसे एक ऊपर एक लेयर है, बन गई, ये ऊपर की तरफ ऐसे एक लेयर बन गई। इस लेयर को मैंने क्या कह दिया, इस लेयर को मैं कह दूंगा, जो ऊपर की तरफ ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हुई है और जो ऊपर लेयर बनी है, इस लेयर को क्या कहूंगा, जो रेड कलर की है, ब्लास्ट। एपीब्लास्ट। इसको आउट ऊपर की तरफ है ना, तो इसको मैं कह दूंगा ये एपीब्लास्ट बन गई। और एक नीचे की तरफ जो है, ये ऐसी एक लेयर जो है वो नीचे की तरफ बनेगी, ये बन गई नीचे की तरफ। इस नीचे वाली लेयर को कह देता हूं हाइपोब्लास्ट।
और दरमियान में जो कैविटी आ गई खाली, इस कैविटी को कह रहा हूं ब्लास्टोसील। इसको क्या कहूंगा? ब्लास्टोसील कहूंगा। अच्छा, उसके बाद कहता है इन बिटवीन दीज टू लेयर ब्लास्टोसील अपेयर। इन दो लेयर के दरमियान में क्या अपेयर हुई है? ये अपेयर हो गई ब्लास्टोसील। ये जो येलो कलर कर रहा हूं, ये क्या अपेयर हो गई? ब्लास्टोसील जो है वो अपेयर हो गई। अच्छा, फिर कहता है द मार्जिनल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म लाई अनसेपरेटेड फ्रॉम द yolk एंड फ्रॉम द जोन ऑफ जंक्शन और एरिया ओपेका। अभी देखो, इसको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों को मिलाकर मैं ब्लास्टोडर्म कह सकता हूँ ना। ये दोनों क्या है? ब्लास्टोडर्म है। अच्छा, ये जो जर्मिनल डिस्क है, ये किसके ऊपर पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है यॉक के ऊपर। ये देखो, इसके ऊपर, ये किसके ऊपर पड़ी हुई है? ये यॉक। पड़ी हुई है यॉक के ऊपर। ये येलो कलर की जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है? यॉक है। अब क्या होता है कि इस ब्लास्टोडर्म के जो मार्जिनल सेल हैं, मार्जिनल सेल मतलब ये जो किनारों वाले सेल हैं, इसको मैं किस कलर से, इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो किनारों वाले सेल हैं, ये अटैच होते हैं किसके साथ? यॉक के साथ। ये ऐसे यॉक के साथ क्या है? अटैच हैं। तो मार्जिनल सेल्स ऑफ द ब्लास्टोड्रम लाई अनसेपरेटेड फ्रॉम द yolk, यानी yolk से भी ये सेपरेट नहीं हुआ है। एंड फॉर्म द जोन ऑफ जंक्शन और एरिया ओपेका, यानी ये जो ग्रीन कलर के हैं सेल्स हैं, जो कि किससे सेपरेट नहीं हुए? जो कि yolk से सेपरेट नहीं हुए। इसके एरिया को हम क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ जोन ऑफ जंक्शन, या दूसरा नाम इसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? एरिया ओपेका का नाम जो है वो क्या कर रहा हूँ? इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, सेंट्रल रीजन, ये जो बीच वाला एरिया है, ये सेंट्रल रीजन, ये जो बीच वाला जो एरिया होता है, इसके नीचे क्या आ जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड आ जाता है नीचे, ऐसे बीच वाले एरिया में बीच में थोड़ा सा फ्लूइड आ जाता है सेंट्रल एरिया में। तो ये जो सेंट्रल वाला रीजन होता है, ये यॉक से सेपरेट हो जाता है। और ये जो सेंट्रल वाला रीजन जो यॉक से सेपरेट हो जाता है, इस एरिया के लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है? इसको हम कहते हैं एरिया पेल्यूसिडा। इसको क्या कहेंगे? एरिया पेल्यूसिडा। यानी ये जो मार्जिनल सेल हैं, जो यॉक के साथ अटैच हैं ब्लास्टोड्रम के, इसको तो हम कह रहे हैं जोन ऑफ जंक्शन, या इसको हम कह रहे हैं एरिया ओपेका। लेकिन सेंट्रल वाले सेल जो ये यॉक से सेपरेट हो गए, जहां पर लिक्विड एक आ गया था, इसको कहते हैं एरिया पेलुसिडा। अब एक और बात देख लो, द एग इज लेड ऑलमोस्ट एट दिस स्टेज, यानी मुर्गी जब अंडा देती है तो ब्लास्टोडर्म तक, ये जो ब्लास्टुला तक की जो स्टेज है, वो मुर्गी की बॉडी के अंदर ही हो जाती है। यानी ब्लास्टुला या मुर्गी के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही बन जाता है। 24 घंटों के अंदर अंदर मोरूला बन जाता है। मुर्गी फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद अंडा देती है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये ब्लास्टुला वाली स्टेज हो जाती है। इसके बाद जो गैस्ट्रुलेशन की जो स्टेज है, वो उस वक्त होगी जब आप उस अंडे को या तो मुर्गी के नीचे रख दोगे, या किस में रख दोगे, या फिर आप रख दोगे किसके अंदर? इंक्यूबेटर के अंदर रखोगे। तब फिर कौन सी वाली स्टेज होगी? फिर स्टेज होगी कौन सी वाली? गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेज। तो अभी फिर नेक्स्ट उसमें जो है, अभी हम दूसरी वाली जो मीटिंग है उसमें फिर क्या, किस चीज को डिस्कस करेंगे? उसमें फिर हम